पोषण पढ़ रहे थे हम लोग, पौधों में पोषण हमने बताया, पौधों में पोषण, पौधे और जंतु दोनों में पोषण, दो प्रकार का पोषण पहले बताए थे कि सजीव जो है पोषक पदार्थों को ग्रहण करके अपने शरीर में उसका समुचित उपयोग करता है, उसको हम पोषण कहते हैं। जंतु पोषण, यहाँ एनिमल न्यूट्रिशन, जंतु पोषण एनिमल न्यूट्रिशन, यहाँ देखिए जंतु अपने भोज्य पदार्थ को ग्रहण करेगा विभिन्न विधियों से। ये विषम पोषी होता है, जैसे पौधे में बताया स्वपोषी, पौधा स्वपोषी होता है, जंतु तो स्वपोषी नहीं होता। कुछ अपवाद जैसे यूग्लिना है, सिरेटियम है, सिलोमोनास है, ये जल में पाए जाते हैं, इनके शरीर में क्लोरोफिल होता है, तो ये अपना प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन जंतु विषम पोषी ही होते हैं, विकसित जंतु। तो जंतु में पोषण की क्रिया विभिन्न प्रकार से विभिन्न विधियों द्वारा जंतु भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके अपने शरीर के अंदर समुचित रूप से उसका पाचन और शोषण, स्वांगीकरण के पश्चात जीव द्रव्य में बदलना और उससे भोजन से ऊर्जा को प्राप्त करके अपनी उचित वृद्धि करता है, ये पूरी क्रिया जंतु पोषण कहलाती है। जंतु भोज्य पदार्थ को ग्रहण करके उसका पाचन और शोषण, स्वांगीकरण, अपच को बहिष्करण द्वारा बाहर निकालना और उस भोज्य पदार्थ से शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति, वृद्धि होना, ये सम्मिलित क्रिया जंतु पोषण कहलाती है। जंतु पोषण जो भोजन ग्रहण कर रहा है, भोजन ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं की श्रेणियां हैं। जैसे भोजन का स्रोत सोर्स क्या क्या है, तो स्रोत के आधार पर हम 3 भाग में जंतु को बांट दिए। एक है शाकाहारी, हर्बीवोरस, ओरस माने खाने वाला, हर्ब माने शाक, शाकाहारी जो वनस्पतियों को सीधे खाते हैं, गाय बैल भैंस ये वनस्पतियों को सीधे सीधे खा रहे हैं, वनस्पतियों को कोई विभिन्न भाग को, वनस्पतियों को, पौधों को खा करके उचित पोषण करते हैं, उससे अपनी वृद्धि करते हैं, उससे उनको ऊर्जा मिलती है। तो जो वनस्पतियों को, पौधों को भोजन के रूप में प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करके अपना पोषण प्राप्त करें, उसको कहते हैं शाकाहारी। पहला जंतु हो गया शाकाहारी, देखो शाकाहारी, हर्बीवोरस, इंग्लिश में कहेंगे हर्बीवोरस, यहाँ की समझ में लिखा है। मांसाहारी, कुछ जंतु ऐसे हैं जो सीधे पौधों को ग्रहण नहीं कर सकते, शाकाहारी नहीं होते बल्कि केवल मांस को भक्षण करते, दूसरे जंतु का मांस खाते हैं। जैसे शेर, बाघ, ये मांसाहारी हैं, ये कभी जीवन में पौधों पर सीधे आधारित नहीं है, तो उनको हम मांसाहारी जंतु कहेंगे। कार्निवोरस, CARNIVOROS, कार्निवोरस खाने वाला, हर्बीवोरस समय खाने वाला, भोरस VOROUS। सर्वाहारी जो समय समय से वनस्पति को भी खाए और मांस भी खाए, उसको हम सर्वाहारी कहते हैं। जैसे मनुष्य प्राय सर्वाहारी, और बहुत से जंतु हैं जो सर्वाहारी हैं। कुछ जंतु अपने ही जाति को खा जाते हैं, अपने ही जाति को, ऐसा भी है। स्वजाति भोजी, अपने जाति का आहार करने वाले, जैसे बिच्छू, केकड़ा वगैरह, बिच्छू वगैरह, ये अपने बिच्छू के बच्चे जन्म लेते अपनी माँ को ही खा जाते हैं। आश्चर्य की बात है। इस तरह के भी जंतु विभिन्न तरह के स्रोत के आधार पर, परंतु भोजन प्राप्त करने की विधि, किस विधि से भोजन प्राप्त कर रहा है, उस प्राप्त करने की विधि के अनुसार कई तरह के जंतु हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन, हम यहाँ पढ़ेंगे होलोजोइक की बात मैं बताऊंगा आपको। होलोजोइक पोषण, पूर्ण भोजी, पूर्ण से भोजन जो करता है। जंतु ठोस, अर्धघुलनशील, घुलनशील रूप में विभिन्न, जैसे ठोस जटिल पदार्थ को जंतु ग्रहण करता है प्राय। जैसे हम लोग भोजन कर रहे हैं तो ठोस जटिल पदार्थ भोजन ग्रहण करते हैं ना, कुछ घुला हुआ, कुछ अर्धघुलित, ऐसा भी भोजन ग्रहण करते हैं। तो उस प्रकार उसको ग्रहण करके और शरीर में समुचित उपयोगिता उसकी हो गई, पोषण हो गया, तो उसको होलोजोइक पोषण कहते हैं। होलोजोइक शब्द है, होलोजोइक पूर्णपोषी पोषण, पूर्णपोषी पोषण यहाँ लिखेंगे, पोषण है, पूर्णपोषी पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे पौधे में बताया परजीवी पोषण,
अब ध्यान से सुनोगे, पूरा ब्लैक बोर्ड पर हम लिख नहीं रहे हैं, इसको खूब ध्यान से सुनिएगा, इससे धीरे धीरे उसको एक एक शब्द को बता रहे हैं। परजीवी, पौधा में बताया था, पूर्ण परजीवी, आंशिक परजीवी। जंतु में भी परजीवी होते हैं, लेकिन पूर्ण परजीवी आंशिक परजीवी की बात हम नहीं करें। बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी यहाँ कहेंगे। पैरासाइट, परजीवी का मतलब जो दूसरे जंतु पर रह करके जंतु अपना भोजन प्राप्त करे, क्योंकि जंतु जंतु के शरीर से, जैसे पौधे पौधे के शरीर से भोजन प्राप्त कर रहे हैं, परजीवी हैं। अमरबेल है, किसी पौधे को उग गया लपेट लिया तो पूर्ण परजीवी है। रफलेशिया है, लॉरेंथस है, विंस्किम है, हमने पौधे में उदाहरण बताया था इसके पहले, आंशिक परजीवी पूर्वी। लेकिन यहाँ बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी बड़ा आसान है। जैसे जोंक, बाहर से खून चूस रही थी, जंतु को पकड़ ले देंगे, तो बाह्य परजीवी हो गई जोंक। लीच, LEECH। खटमल, बिग बग जिसको कहते हैं बेड बग, बिस्तरा का कीड़ा है वो, बेड बग, खटमल, वो चूसता है बाहर से खून। मच्छर बाहर से खून चूस रहा है, बाहर से, ये सब बाह्य परजीवी हैं। अंतः परजीवी, कुछ जंतु शरीर के भीतर पैरासाइट के रूप में, परजीवी के रूप में रहते हैं जंतु शरीर में। जैसे पेट में केचुआ जिसको गोल कृमि कहते हैं, फीता कृमि आंतों में पड़ जाता है, वहाँ से चूसता रहता है भोजन को, तो अंदर है भीतर है, तो अंतः परजीवी हो गया। ते परजीवी हो गए जो दूसरे जंतु से भोजन को प्राप्त कर रहे हैं। खटमल हमारा खून चूस रहा है, मच्छर खून चूस रहा है, जोंक खून चूस रही है, बाहर से परजीवी हैं। खटमल है, मच्छर है, ये सब बाहर से परजीवी हैं। और एक जंतु है जो अंदर ही मनुष्य के शरीर में पाया जा रहा है, अंतः परजीवी। दूसरा है मृतोपजीवी, इसको सैप्रोजोइक अंग्रेजी में कहेंगे। परजीवी को तो पैरासाइट परजीवी। सैप्रोजोइक शब्द यहाँ बदल जाएगा थोड़ा, सैप्रोजोइक, ZOIC। वहां हमने पौधे बताया था मृतोपजीवी पोषण में सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, फाइट शब्द PHYTE, फाइट माने पौधा, इस बात को मस्तिष्क में रखो। आगे जब 10th क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे हार्मोन, वनस्पति हार्मोन, तो फाइटो हार्मोन, प्लांट हार्मोन, प्लांट पौधा, फाइट PHYT, फाइटा प्लांट को कहते हैं। ऑटोफाइट, हेट्रोफाइट, फाइट सब है ना, ऑटोफाइट स्वपोषी, हेट्रोफाइट विषमपोषी या परपोषी, फाइट PHYTE, फाइट मैंने पौधा। वहाँ सैप्रोफाइट हमने बताया, पौधे में मृतोपजीवी पोषण को सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। यहाँ सैप्रोजोइक, जू जंतु को कहते हैं। ये जंतु में कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो सड़े गले चीज़ों को खाते हैं, उनको हम सैप्रोजोइक कहते हैं। बहुत से पक्षियों को देखा होगा, कौवा है, गिद्ध है, ये सब सड़ा गला पदार्थ पाएगा, उसको खा के अपना पोषण प्राप्त कर लेगा। सैप्रोजोइक। एस्टेसिया एक जंतु होता है सैप्रोजोइक, वो सड़े गले पदार्थों को ही खाता है। बहुत से जंतु ऐसे हैं जो सड़ा गला, जो मांस, ऐसे सड़े गले पदार्थ को खा रहे हैं, मांस नहीं, मांस तो मांसाहारी, सड़ा गला पदार्थ ही खा रहा हो, तो उसको हम कहेंगे सैप्रोजोइक। सहजीवी, सिम्बियोसिस, सिम्बियोन्ट, सहजीवी, SYMBIONT, सिम्बियोन्ट, सहजीवी। पौधा में बताया था हम सहजीवी पोषण, सिम्बियोसिस न्यूट्रिशन। सहजीवी साथ साथ दो रहेंगे और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे। यहाँ भी सहजीवी का एक बड़ा सुंदर उदाहरण है दीमक। जानते हो दीमक? दीमक की बात बताएं। दीमक, इसको टर्माइट कहते हैं, टर्माइट, TERMITE, टर्माइट, दीमक। दीमक की आंत में एक छोटा सा जंतु पाया जाता है, ट्राइकोनिम्फा। ये सहजीवी है। ट्राइकोनिम्फा क्या करता है, दीमक जो है लकड़ी वगैरह खाता है, दीमक लग जाता है लकड़ी में, लकड़ी को खा जाता है। तो लकड़ी में सेलुलोज है, वनस्पतियों में सेलुलोज होता है, तो इसकी आंत में, दीमक की आंत में ये ट्राइकोनिम्फा एक छोटा छोटा जंतु पाया जाता है। देख लो,
ये ट्राइकोनिम्फा जो है उसकी आंत में, दीमक की आंत से वो जो सेलुलोज होता है उसके पाचन में मदद करता है। अपना पोषण उस दीमक की आंत से प्राप्त करता रहता है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, और सेलुलोज का पाचन करके दीमक को सप्लाई करता रहता है, उसका पोषण होता रहता है। इस तरह से दोनों एक दूसरे को साथ साथ रहते हैं। उदाहरण यही देना है आपको, दीमक टर्माइट की आंत में ट्राइकोनिम्फा नामक एक सहजीवी जंतु छोटा छोटा होता है जो सेलुलोज का पाचन करके दीमक को सहायता करता है उसको भोजन देने में, पोषण करने में, और अपना पोषण दीमक से प्राप्त करता रहता है उसकी आंत में रह करके। दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, इसलिए इसको सहजीवी पोषण कहते हैं। इसके बाद कुछ जंतु होते हैं स्वमल भोजी। स्वमल भोजी माने अपने मल को ही खाने वाला। ऐसा भी जंतु जो है जो अपने मल पदार्थ को खा जाता है। अब मल पदार्थ क्यों खाएगा भाई? शुद्ध शाकाहारी जो है, देख लीजिए, शुद्ध शाकाहारी खरगोश है। खरगोश घास वगैरह खाता, हरी हरी। जब वो मल पदार्थ निकालता है तो उसका मल हरा ग्रीन रंग का होता है और पूर्ण रूप से पचा नहीं होता है, निकाल देता है। माने कुछ अपच टाइप का, अर्धपचा कहेंगे। अर्धपचा वो ग्रीन उसका मल पदार्थ जब निकलता है तो फिर उस मल पदार्थ को दोबारा खाता है और तब जाकर के दोबारा उसका पूरा पूरा पोषण होता है। अरे भाई, उसके मल पदार्थ कोई घृणा नहीं है। घृणा तो आदमी के मल पदार्थ से सबसे ज़्यादा है। उसके मल पदार्थ से क्या घृणा है? गाय का गोबर है, उस पर खाना आप बना ले रहे हो, उससे कोई घृणा नहीं, वो तो उसका मल ही पदार्थ है। ये स्वमल भोजी है। काप्रोफैगी इसको कहते हैं, काप्रोफैगी, COPROPHAGY, काप्रोफैगी स्वमल भोजी, अपने मल पदार्थ को भोजन के रूप में खाने वाला और पोषण अपना उससे हो रहा है खरगोश, रैबिट। रुधिराहारी या रक्तहारी जो खून चूस करके रहता है, खून पीता है, ब्लड, जैसे जो का उदाहरण मैंने बताया, जैसे खटमल है, बेड बग जो को लीच कहते हैं, जैसे मॉस्किटो है, मच्छर, ये खून ही चूसते हैं। बहुत ऐसे जंतु हैं जो केवल ब्लड चूस करके सक करते हैं, चूसते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, ये जो जंतु चूसने वाले खून है ना, तो खून आगे हम बताएंगे ब्लड में कि रक्त निकलने के बाद हवा के संपर्क में आता है तो जमने लगता है। लेकिन हम लोगों के ब्लड, शरीर के अंदर तो खून नहीं जमता, तो ब्लड में एंटी कोएगुलेंट, यानी कोएगुलेंट माने जमना, थक्का, क्लॉट, उसके एंटी में एक पदार्थ पाया जाता है जिसको बहुत बढ़िया से हम परिवहन में बताने वाले हैं। तो इसके बाद उत्सर्जन, इसके बाद परिवहन, आगे पढ़ेंगे। तो खून चूसते हैं, रक्तहारी, रक्त का आहार करते हैं, उसको सैंग्विनीवोरी, देखो काप्रोफैगी सैंग्विनीवोरी, भोरी मैंने खाने वाला, सैंग्विन खून को कहते हैं, SANGUINIVORY, हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस, मांस खाने वाला। इस तरह से भोरी शब्द, भोरी मैंने खाने वाला, खून को चूसने वाला। ये तो हो गया जंतु पर भोजन के स्रोत कौन कौन है, किस स्रोत से भोजन प्राप्त होता है। कोई शाक से खाता है, कोई मांस खाता है, कोई सब कुछ खाता है, सब कुछ मिला कर खाता है, सर्वाहारी है। और भोजन प्राप्त करने किन किन चीज़ों से प्राप्त कर रहा है, प्राप्त करने के आधार पर कोई रक्त को से प्राप्त कर रहा है, कोई दूसरे जंतु से परजीवी के रूप में प्राप्त कर रहा है, कोई सड़े गले पदार्थ को खा करके प्राप्त कर रहा है। इस तरह से जंतुओं की ये श्रेणियाँ हो गई। अब आइए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं, जिस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर। अब होलोजोइक पोषण हमने बताया, पूर्ण भोजी पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन शब्द ही हम कहते हैं यहाँ पर। होलोजोइक पोषण की अवस्थाएं, ये पढ़ना है आपको। होलोजोइक पोषण की अवस्थाएं, फेजेज, PHASES, फेजेज ऑफ होलोजोइक
जोइक, देखो जोइक शब्द हमने बताया था सेप्रोजोइक, ZOIC, होलोजोइक पूर्ण यांत्रिक, पूर्ण पोषण, इसको पूर्ण यांत्रिक, पूरा पूरा जंतुओं में जो पोषण होता है, जैसे हम लोगों में जो पोषण हो रहा है होलोजोइक है, हम लोगों को पोषण क्या है, होलोजोइक है। फिर ये जहाँ होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक पोषण, जंतु ठोस, अर्धतरल, अर्धपचा भोज्य पदार्थ को विभिन्न विधियों से ग्रहण कर रहा है। अब कोई खून चूस रहा है तो खून चूस रहा है, कोई दूसरे परजीवी जंतु है, दूसरे कोई किसी के आंत में पाया जा रहा है, कोई शरीर में पाया जा रहा है, कोई अंतः परजीवी है, कोई बाह्य परजीवी, तरह तरह के जंतु आपने देखा। लेकिन पूर्ण पोषण, पूर्ण जंतुओं में जो पोषण हो रहा है वो 5 अवस्थाओं से होकर के हो रहा है। और परिभाषा में हमने न्यूट्रिशन बताया था, परिभाषा यहाँ भी फिर दोबारा बता रहे हैं। देखो न्यूट्रिशन पहली अंतर्ग्रहण, ये फेज है, अवस्था, इसको लाइन से लिखना होगा, इसको लाइन आप बदल नहीं सकते। जो पहला रहेगा वो पहला हमेशा रहेगा, अंतर्ग्रहण, इसको कहेंगे इंजेशन, अंतर्ग्रहण इंजेशन। तो दूसरा होगा पाचन, पाचन को कहेंगे डाइजेशन, डाइजेशन। तीसरा होगा अवशोषण, अवशोषण, इसको अंग्रेजी में कहेंगे एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। तीसरा होगा स्वांगीकरण, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। और लास्ट होगा बहिष्करण, बहिष्करण, या इसको आप कह सकते हो मल त्याग, आसान से शब्द बता रहे हैं, मल त्याग। इसको कहते हैं ईजेशन, EGESTION, ये हुआ, ये हुआ। ये पूरा का पूरा 5 अवस्था है। दिस इज द 5 phases ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन कह सकते हो, इसी को कह सकते हो जंतु पोषण की 5 अवस्थाएं। जैसा पोषण की परिभाषा आप देखो, इस पर इसी अवस्था में पोषण की परिभाषा बताने जा रहा हूँ। पोषण की परिभाषा हमने शुरू में बताया था, सजीवों द्वारा स्वनिर्मित, जैसा पौधा में हुआ प्रकाश संश्लेषण हो, रासायनिक संश्लेषण हो, वो ऑटोफाइट है, ऑटोट्रॉफिक है, स्वपोषी पोषण है। तो निर्मित किया और अपना पोषण किया। निर्मित करना पोषण नहीं है, भोजन का निर्माण किया वो पोषण नहीं है। भोजन का निर्माण करके उसका समुचित उपयोग शरीर में हुआ तब पोषण हो गया। तो पौधा निर्माण करता है, उससे हम लोग तो प्राप्त करते हैं, लेकिन अपना भी पोषण वो करता रहता है। तो अब देखो जंतु में कैसे होगा, तो इसकी परिभाषा हमने, पोषण परिभाषा इस पर सुन लो। सजीवों द्वारा स्वनिर्मित अथवा ग्रहण किए गए, पहला ग्रहण देखो, ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों को पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और अपच को बहिष्करण द्वारा शरीर से बाहर निकालने की सम्मिलित क्रिया को पोषण कहते हैं। इसी को परिभाषा हो रही है सजीवों द्वारा। अब जंतु में, जंतु को पोषण की हो गई, जंतु भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है, उसका पाचन, पाचन के बाद अवशोषित पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, अवशोषित भोज्य पदार्थ को जीव द्रव्य में बदला जाता है, जो स्वांगीकरण है, स्वांगीकरण जीव द्रव्य में बदलने की क्रिया, और अपच को मलत्याग, बहिष्करण, बाहर निकाल दिया जाता है। इस संपूर्ण क्रिया को सम्मिलित रूप से पोषण की क्रिया कहते हैं। तो इसको लाइन बदलेगी नहीं, जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर जैसे हमने लिखा इसी नंबर पर याद करना है, क्योंकि परीक्षा में पूछा गया कि जंतु पोषण की प्रथम और आखिरी अवस्था कौन है, इसका मतलब निश्चित है, तभी तो प्रथम आखिरी। द्वितीय अवस्था कौन है, तृतीय कौन है, चतुर्थ कौन है, पंचम कौन है। प्रथम है इंजेशन, इन माने अंदर, ई शब्द बाहर, एक्सटर्नल, एग्जिट, ई शब्द से देखो कि बाहर के लिए आता है हमेशा। इजेशन, जेसन है दोनों में, GESTION यहाँ भी है, GESTION यहाँ भी, जेशन, इंजेशन। अब देखो संबंधित अंग जानोगे, संबंधित अंग फर्स्ट अवस्था से संबंधित अंग देखिए। इंजेशन अंतर्ग्रहण, भोज्य पदार्थ को विभिन्न विधियों द्वारा शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। जैसे टोड अपनी जीभ को निकाला और शिकार पर चिपका दिया, कीड़ा मकोड़ा कोई है, और जीभ को ही अंदर कर लिया मुख गुहा में चला गया, अंतर्ग्रहण हो गया, बस।
अंतर्ग्रहण किया कंप्लीट, इतने ज्ञान है। तो अंतर्ग्रहण संबंधित मनुष्य में जानो अपने में, मनुष्य में अंतर्ग्रहण से संबंधित हाथ से भोजन उठाया गया और ओठ मुंह के अंदर डाल दिया गया, बस अंतर्ग्रहण हो गया। अब यहाँ पर इतने इतने करना है, हाथों द्वारा भोजन को उठा करके मुख में पहुंचा दिया गया, मुख के अंदर हम ले लिए तो अंतर्ग्रहण हो गया। दूसरा ये पाचन को थोड़ा सा हम आगे बहुत डिटेल में इसको थोड़ा बताएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पहले पढ़ते चलें, पहले थोड़ा थोड़ा जाने। अब इंजेक्शन हो गया, अब थोड़ा थोड़ा जानेंगे पाचन। पाचन क्या है? ग्रहण किए गए, ग्रहण के बाद में पाचन हो रहा है, भोजन ग्रहण कर दिया गया तो ग्रहण करने के बाद पाचन शुरू होगा। अब पाचन की परिभाषा सुनिए। जंतु द्वारा ग्रहण किए गए जटिल एवं अघुलनशील, क्योंकि भाई जो ग्रहण कर रहा है जंतु वो जटिल है। आप रोटी खा रहे हो, आप भात खा रहे हो, आप सब्जी खा रहे हो, जो कुछ खा रहे हो वो सब जटिल है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है। तो जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए जटिल एवं अघुलनशील भोज्य पदार्थों को पाचक रसों में उपस्थित विभिन्न इंजाइम, कुछ इंजाइम को पाचक इंजाइम आगे बताएंगे, यहाँ परिभाषा पहले जान लीजिए। जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए जटिल एवं अघुलनशील भोज्य पदार्थों को पाचक रसों में उपस्थित विभिन्न इंजाइम्स की सहायता से सरलतम, सुपरलेटिव डिग्री, जटिल का सरलतम, सरलतम, एकदम सरलतम, सिंपलीस्ट फॉर्म। कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, उसको सिंपलीस्ट में बदलना है, वही पाचन है। जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए जटिल एवं अघुलनशील भोज्य पदार्थों को पाचक रसों में उपस्थित विभिन्न इंजाइम्स की सहायता से सरलतम एवं घुलनशील रूप में बदलकर अवशोषण के योग्य बना देना, तीसरी स्टेज। दूसरी स्टेज है पाचन। अवशोषण के योग्य बनाने की क्रिया को पाचन कहते हैं। और थोड़ा सा हमने इसको और देख करके अपने से परिभाषा लिख सकते हो, कोई कठिन नहीं है। जंतुओं द्वारा पढ़ा हुआ ग्रहण हो गया, तब में पाचन होगा। ग्रहण किए गए जटिल एवं अघुलनशील भोज्य पदार्थों को पाचक रसों में उपस्थित विभिन्न इंजाइम्स की सहायता से सरलतम एवं घुलनशील रूप में बदलकर अवशोषण के योग्य बनाने की क्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन क्रिया दो तरह की होगी। पहला होगा अंतःकोशिकीय पाचन। देखो, अंतःकोशिकीय पाचन, कोशिका के अंदर जब पाचन होगा। इंट्रासेलुलर, इसको यहाँ इंग्लिश जानना चाहिए, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इसी बात यहाँ पढ़ाएंगे कहाँ कैसे पाचन होगा, तो इसको पहले जान लीजिए तब समझ में आएगा। इंट्रासेलुलर कोशिका के भीतर, अच्छा सपोज कोई जंतु एक ही कोशिका उसके शरीर में है, तो वही कोशिका उसका शोषण करेगी, वही कोशिका पाचन करेगी, वही कोशिका उत्सर्जन करेगी, जो कुछ काम करेगी वो कोशिका ही करेगी, एक ही कोशिका ही। अमीबा जंतु है ना, सबसे छोटा जंतु है, उससे ऊंचा जंतु है हाइड्रा, स्पंजेज। जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ते चले जाते हैं तो अमीबा की जब एक ही कोशिका, तो अमीबा के अंदर पाचन होगा ना, उसके अंदर अंतःकोशिकीय पाचन होगा। कोशिका के भीतर जब पाचन की क्रिया कोशिका के अंदर, भीतर, कोशिका के भीतर पाचन हो तो कहेंगे अंतःकोशिकीय पाचन। जैसे अमीबा में। हाइड्रा एक ऐसा जंतु है जिसमें अंतःकोशिकीय भी होता है और समय समय से बाह्य कोशिकीय भी होता है। तो दूसरा पाचन कौन सा होगा? बाह्य कोशिकीय पाचन। बाह्य कोशिकीय पाचन, पहले थोड़ा सा इसको परिभाषा को जान गए। यहाँ दो तरह का पाचन हम पढ़ रहे हैं, बाह्य कोशिकीय पाचन, बाह्य कोशिकीय पाचन, बाह्य कोशिकीय पाचन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। देखो इसको इंटर सेलुलर भी आप कह सकते हो, या इंटर, देखो वहाँ इंट्रा है, यहाँ इंटर माने बीच में, कोशिका के बीच में इंटर सेलुलर डाइजेशन, दो नाम यहाँ हमने दे दिया। यहाँ इंट्रा माने भीतर, जैसे जो इंजेक्शन लेते हैं हम लोग, ये भेन है, ये भेन ऊपर में भेन है, सीधा धमनी गहराई में है। ऐसा जब हम सीधा धमनी की बात बताएंगे, धमनियाँ गहराई में होती हैं, सिरा शरीर के ऊपरी भाग की तरफ होती है, त्वचा के ठीक नीचे।
तो जो इंजेक्शन देते हैं वो सीधा में ही देते हैं, धमनी तो मिलती नहीं, धमनी गहराई में होती है, इसलिए इसको कहते हैं इंट्रावेनस इंजेक्शन। वेन के अंदर दिया जाए, अंतः सिरा इंजेक्शन। इंट्रासेलुलर इंजेक्शन, कोशिका के अंदर जो पाचन हो। अमीबा में, हाइड्रा में दोनों होगा, ध्यान रखोगे। हाइड्रा में अंतः कोशिकी भी होगा और बाह्य कोशिकी भी होगा। पाचन की वह क्रिया जो कोशिका के बाहर, यहाँ बाह्य कोशिका के बाहर अर्थात आहार नली में हो, जैसे हम लोगों में कोशिका के बाहर होगी तो कहाँ होगी? अब कोशिका, अब हम लोग की आहार नली जो है ये कोशिका के बाहर ही है जी। ये पूरा यहाँ मुख हुआ से नली आ रही है, नली नुमा ये सब रचना, विभिन्न तरह की रचना है। तो ये नली जब आ रही है तो अब कोशिका के बाहर न हुआ, कोशिका तो है नहीं, कोशिका के बाहर है तो बाहर हो गया। यानी आहार नली के अंदर जब पाचन होगा तो उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, बाहर कोशिकीय पाचन। पाचन दो तरह का हो गया। पाचन में बहुत सी एंजाइम, आगे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सी ग्रंथियाँ, पाचन ग्रंथियाँ। जैसे यहाँ थोड़ा सा बात जानो, अब सहायक अंग क्या होगा? अब पाचन में क्या क्या सहायक अंग होगा? पहले अंग का नाम तो जानना बहुत जरूरी है। जैसे हमने अंतर्ग्रहण में बताया कि ओठ है, जीभ है, दांत है, ये सब अंतर्ग्रहण में थोड़ा सहायता करते हैं। अब पाचन में मुख गुहा पहले शुरू हो रहा है, यहाँ से मुख गुहा, मुख गुहा के बाद चलते हो, मुख गुहा में ग्रंथियाँ हैं, लार ग्रंथियाँ, और दांत है। दांत चार तरह के हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 32 दांत होते हैं। 32 में 16 ऊपर 16 नीचे, चार चार की चार जोड़ियां हैं। चार इंसाइजर, सामने के जो दांत है चौड़े। इसके बाद केनाइन जो नुकीले होते हैं, जो कुत्ता बिल्ली बाघ शेर में देखोगे ऐसा ऐसा जो नुकीला होता है ना, वो मांसाहारी होता है। हमने कभी बताया होगा कि मांसाहारी जो भी जंतु रहेंगे कार्निवोरस, उनके केनाइन जो होते हैं वो नुकीले होते हैं मांस को फाड़ने के लिए। आपका केनाइन बहुत नुकीला नहीं है, लेकिन मांसाहारी हो कोई बात नहीं। तो केनाइन नुकीला जो होता है फाड़ने के लिए, वो केनाइन कहलाता है। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर जो चबाने के दांत है, और मोलर, प्रीमोलर, मोलर ये जो चबाने वाले दांत होते हैं, चबाने वाले दांत चार तरह के दांत होते हैं। अच्छा, मुख गुहा के अंदर लार ग्रंथियां तीन जोड़ी लार ग्रंथियां हैं। पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। थोड़ा सा इसका नाम तो जानना ही पड़ेगा आपको यहाँ पर, तो बहुत ज़रूरी है। पाचन में बहुत ज़रूरी है ये सब। थोड़ा सा पाचन में तो हम बहुत डिटेल में थोड़ा बताएंगे आगे, लेकिन यहाँ पर मुख के अंदर, मुख गुहा में यहाँ लार ग्रंथियाँ थोड़ा सा हैं। लार ग्रंथियाँ, सैलिवरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियाँ है ना, तीन जोड़ी हैं, तीन जोड़े में, तीन जोड़ी में पैरोटिड एक नंबर, सब मैंडिबुलर, और तीसरी है सबलिंगुअल, ये है सबलिंगुअल। लिंगुअल लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज लिंगुअल है, जीभ के नीचे, अधः जिह्वा, जीभ के नीचे से देखो रस निकलेगा लार। सब मैंडिबुलर, निचला जो जबड़ा है, निचला जबड़ा के बाहरी किनारों पर सब मैंडिबुलर होती हैं। और पैरोटिड जहाँ कान है, कर्ण लार ग्रंथियाँ, कर्ण इसको कहते हैं। सब पैरोटिड देखोगे तो पैरोटिड ग्रंथि होती है। पैरोटिड मतलब कान जानो, पैरोटिड कान के यहाँ भीतर में, अंदर में, यहाँ जहाँ कान है ना, यहाँ से देखोगे लार निकलेगा, उसको पैरोटिड। सबमैंडिबुलर मतलब निचला जबड़ा, और जीभ के नीचे सबलिंगुअल, तीन जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिनसे लार सलाइवा निकलता है। इस सलाइवा में टायरिन एंजाइम होता है, जो आगे मैं बताने वाला हूँ। अब आइए, मुख गुहा के बाद ग्रास नली, यहाँ कोई पाचन नहीं है। अब आ गया अमाशय।
भोजन की पहली थैली यहाँ आमाशय, ये भोजन की पहली थैली है आमाशय। क्या भोजन देकर रुकेगा। इसके बाद है ये ग्रहणी, ये हो गया ग्रहणी। ड्यूडिनम, ये हो गया यकृत लीवर। ये हो गया ग्रास नली, ऊसोफेगस, ग्रास नली, ऊसोफेगस। ये हो गया लार ग्रंथियां, बहुत जरूरी है। ग्रंथियों का नाम आपको सबको जानना चाहिए कि लार ग्रंथियां कौन कौन ग्रंथियां होंगी, मैं अभी बता रहा हूँ। ये है अग्न्याशय, अभी ग्रंथियों का नाम पूरा हो जाएगा। अग्न्याशय। इसके बाद है ये पित्ताशय, पित्त की थैली है पित्ताशय। इसके बाद है ये मलाशय, यहाँ मल पदार्थ इकट्ठा होता है, मलाशय। यह मल द्वार, एनस इसको कहते हैं, एनस। यह अपेंडिक्स, अपेंडिक्स है, जो कभी कभी बढ़ जाती है तो बीमारी हो जाती है, अपेंडिसाइसिस। यह सीकम, सीकम। यह कोलन, अब कोलन का भाग हम बाद में बताएंगे। कोलन बड़ी अंक को कहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा जो विशेष जरूरी है यह है मनुष्य की आहार नली, मनुष्य का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र का मतलब क्या? आहार नली और पाचन ग्रंथियां आपस में मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करती हैं उसे पाचन तंत्र कहते हैं। आहार नली और पाचन ग्रंथियां आपस में मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसे पाचन तंत्र कहते हैं। अच्छा, आहार नली, यहाँ आहार नली देखो, आहार नली है ये। आहार नली को अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंटरी कैनाल, एलिमेंटरी कैनाल मानी नली, एलिमेंटरी कैनाल। एलिमेंटरी कैनाल का पहला भाग है मुख गुहा, मुख गुहा, इसको कहते हैं बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी, बक्कल कैविटी, BUCCAL, बक्कल कैविटी माने गुहा। दूसरा है ग्रास नली, ग्रास नली, ऊसोफेगस, ऊसोफेगस। तीसरा है आमाशय, आमाशय। स्टमक, स्टमक। चौथा है छोटी आंत, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत के देखो, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला यू आकार का जो आ रहा है, ए नंबर, ग्रहणी, ड्यूओडिनम, ड्यूओडिनम, ड्यूओडिनम ग्रहणी। दूसरा है जेजुनम, इसको जेजुनम, दोनों हिंदी अंग्रेजी दोनों में जेजुनम कहेंगे, जेजुनम ऐसे, जेजुनम। और सी है इलियम, क्षुद्रांत, इसको क्षुद्रांत भी कहते हैं, इलियम, ILEUM। इसके बाद 5 नंबर है बड़ी आंत, बड़ी आंत। यहाँ नल का नाम खूब ध्यान से, वही चीज वहाँ लिखा हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन के विभाग हैं सीकम, ए नंबर सीकम, बी नंबर कोलन और सी नंबर रेक्टम। रेक्टम हमने लिखा है, रेक्टम मलाशय। ये मलाशय को अंग्रेजी में रेक्टम कहते हैं, मलाशय यहाँ लिख देते हैं, मलाशय, रेक्टम।
ये बड़ी आंत है सर, हमारा कोलन के विभाग है, ये कोलन जो है सीकम, अभी बता रहे हैं। अब देखो, आहार नली, आहार नली मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक, मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक विभिन्न आकार, चौड़ाई, लंबाई, विभिन्न आकार में फैली हुई अनियमित आकार की नलिकानुमा रचना को आहार नली कहते हैं, जिसमें भोजन स्थिर रहता है, भोजन का पाचन होता है, भोजन का अवशोषण होता है, भोजन का स्वांगीकरण होता है। आहार नली स्वांगीकरण कोशिका के अंदर होगा, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण अंतः की होगा। तो अभी हम पाचन की बात बता रहे हैं, तो आहार नली बहुत जरूरी है जानना। ये मनुष्य की आहार नली पूरा देखो, पूरा आहार नली है, ये आहार नली का चित्र है। अब यहाँ देखो चित्र में मनुष्य के आहार नाल के विभाग यहाँ में लिखा गया है, मनुष्य के आहार नाल के भाग मिल जाएंगे। तो पाचन तंत्र हमने क्यों लिखा, प्रश्न ये है, क्योंकि इसके साथ पाचन ग्रंथियां जुड़ी हैं। आहार नली पाचन तंत्र नहीं है केवल, आहार नली और पाचन ग्रंथियां जब दोनों साथ साथ मिल जाएं तो तंत्र बन जाएगा, और उस तंत्र को कहेंगे पाचन तंत्र। तो आहार नली के देखो, अब पाचन ग्रंथियां मैं बता रहा हूँ कौन कौन पाचन ग्रंथियां हैं, यहाँ ध्यान से सुनिए। लार ग्रंथियां, सैलिवरी ग्लैंड हो गया ना। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत या लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि है। एक वयस्क व्यक्ति के लीवर का वजन लगभग 1.5 किलोग्राम है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि हो गई। यहाँ पैंक्रियाज या अग्न्याशय है, इसको पैंक्रियाज कहते हैं, पैंक्रियाज, ये है लीवर, LIVER, सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि, दूसरे नंबर पर पैंक्रियाज है। आमाशय के भीतर उसकी दीवार में जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां यहाँ लिख देते हैं, जठर ग्रंथियां, तीन के बाद चौथी हो गई ना, जठर ग्रंथियां। इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, ग्लैंड्स यहाँ। और आंतरीय ग्रंथियां, लास्ट आंतरीय ग्रंथियां, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, बस ये जानिए। 5 ग्रंथि का ध्यान रखो। मुख में लार ग्रंथियां हैं, एक नहीं है, ग्रंथियां। आमाशय की भीतरी दीवार में जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बहुत सारी हैं, दीवार में है, उसमें कई ग्रंथियां होती हैं। इसके बाद लीवर एक बहुत बड़ी पाचक ग्रंथि है। इसके बाद अग्न्याशय एक पाचक ग्रंथि है। तो लार ग्रंथियां एक, 3 संख्या में, जठर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जठर ग्रंथियां 2, लीवर यकृत 3, पैंक्रियाज या अग्न्याशय 4, और आंतों की भीतरी दीवार, ये आंत जो छोटी आंत की भीतरी दीवार में ग्रंथियां हैं, पूरा छोटी आंत की भीतरी दीवार में, बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होगा, छोटी आंत की भीतरी दीवार में जो ग्रंथियां हैं उसको कहते हैं आंतरीय, आंत से हो गया आंतरीय ग्रंथियां, या आंतरिक ग्रंथियां। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइन हमने लिखा ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से ई हटा के एयर जोड़ दिया गया, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो पाचन तंत्र हो गया। यहाँ पाचन तंत्र की परिभाषा उन्होंने क्या बताया, आहार नली और पाचन ग्रंथियां आपस में संयुक्त रूप से मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करती हैं, जो भोजन को एकत्रित करने, पचाने, अवशोषित करने, मल पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करता है, वह पाचन तंत्र कहलाता है। अब यहाँ हमने बताया, हम बढ़े आगे, मुख में तो हो गया, मुख गुहा हो गया, ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता, ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता। ये नली है, मुख गुहा को आमाशय से केवल जोड़ता है और कोई काम नहीं। आमाशय अंग्रेजी के अक्षर प्राय जी के आकार में यह स्थित होता है। इसके 3 भाग होते हैं वास्तव में। यहाँ हम लोग का हृदय होता है, ठीक ये हार्ट के पास आमाशय, यहाँ आमाशय है ना, यही हृदय बाएं तरफ है, यही आमाशय, सोच लो यही आमाशय है। इसलिए ऊपर के हिस्से को, हृदय को हमें बताया था कि कार्डियक कहते हैं, इसलिए हृदय के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। कार्डियक स्टमक माने हृदय आमाशय, आमाशय का वो हिस्सा जो हृदय से लगा रहता है उसको हम कहते हैं कार्डियक स्टमक। बीच का जो चौड़ा हिस्सा ये कार्डियक हो गया, ऊपर वाला, ये बीच का चौड़ा है फंडिक स्टमक, फंडिक FUNDIC, फंडिक स्टमक।
और पीछे पतला हो जाता है। देखो आमाशय यहाँ पतला हो गया ना, इसको कहते हैं पाइलोरिक स्टमक या पाइलोरस स्टमक। 3 बार, कार्डियक स्टमक, फंडिक स्टमक, पाइलोरिक या पाइलोरस स्टमक, आमाशय 3 भाग। एक थैली नुमा रचना है जहाँ भोजन 3 घंटे 3.5 घंटे तक यहाँ रुकता है। अब पूरा भोजन जो भी आप करते हो तो असली कहो तो यही पेट है, स्टमक असली यहाँ रुकता है भोजन। इसके बाद रुकता बहुत देर तक कहीं नहीं है, ये जानिए, रुकता यही देर तक है। आमाशय की भीतरी दीवार में जठर ग्रंथियां हैं, उनसे जठर रस निकलता है। जठर रस में बहुत से एंजाइम पाए जाएंगे। एंजाइम के बाद मैं जो पाचन की क्रिया विधि थोड़ा सा बताऊंगा, तो उसमें संक्षेप में बताऊंगा। एंजाइम की बात मैं बताऊंगा अभी, पाचक एंजाइम। तो उसमें HCl भी निकलता है उन्हीं ग्रंथियों से, जो जठर ग्रंथियाँ हैं ना जो कुछ ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। कोई जर्म्स वगैरह चला जाए, जैसे अभी आजकल कोविड-19 की बात, जो ये वायरस चला हुआ है, आप सुनते होंगे टीवी वगैरह पर, डॉक्टर भी बता रहे हैं कि भाई ये गले में सांस नली में प्रवेश न करे। अगर वो खाना के साथ चला जाता है आमाशय में तो उसको HCl मार देगा, तब वो नष्ट हो जाएगा, कतई कुछ प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि हम लोगों के आमाशय में जठर ग्रंथियों से निकलता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तेजाब जिसको कह सकते हो, और वो हानिकारक जीवाणु को मारता है, भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, और भोजन अगर अधिक देर तक है तो सड़ने से बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम है। जब आमाशय की दीवारों में ऐसे ऐसे गति होती है जिसको कहते हैं क्रमाकुंचक गति, पेरिस्टाल्सिस, जिससे भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में, बारीक टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और लुगदी की तरह हो जाता है, अर्धपचा, जिसको काइन कहते हैं, CHYM, काइन। इस तरह से आमाशय का काम क्या हो गया, भोजन को इकट्ठा करता है, पहले जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, हानिकारक कीटाणु को मारता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। इसके बाद जठर रस में उपस्थित विभिन्न एंजाइम तरह तरह के भोजन का पाचन करते हैं, और क्रमाकुंचक गति के द्वारा संकुचन शिथिलन आमाशय की भित्ति में होता रहता है। क्रमाकुंचक पेरिस्टाल्सिस के द्वारा भोजन मथ दिया जाता है, उसकी गति होती है। वही क्रमाकुंचक गति अगर अलग दिशा में, उल्टे दिशा में हो तो आमाशय भोजन मुंह में आ जाएगा, और उसको उल्टी कहना कहते हैं, उल्टी कहते हैं, वोमिटी हो जाए। यहाँ जैसे देखा होगा पशु अपने आमाशय भोजन को मुंह में ला के जुगाली करता है। क्रमाकुंचक वो गति है, पेरिस्टाल्सिस होती है। हम लोगों में एक निश्चित दिशा में ऐसे ऐसे होते रहते, कभी कभी किसी कारणवश उसकी दिशा बदल जाती है, ऐसा आमाशय भोजन कभी मुंह में भी आ जाता है, ऐसा है। तो आमाशय में जब हम पाचन पढ़ाएंगे और पाचन की क्रिया विधि, तो उसमें क्लियर होगा। अभी आमाशय बात करेंगे। छोटी आंत ये है, पूरा यहाँ से लेकर के 6 मीटर लंबी है, कहने के लिए छोटी है, इसका व्यास कम है। ये 2.5 से 3 मीटर लंबी है तो बड़ी आंत, लेकिन चौड़ाई के कारण इसका व्यास ज़्यादा होता है, ये चौड़ी होती है इसलिए इसको बड़ा कहते हैं, लेकिन लंबाई में छोटी आंत काफ़ी बड़ी है। इसके 3 भाग हो गए। यू आकार का ड्यूडिनम, ड्यू माने ड्यू 2, डेनम 10, 12 अंगुल, 4 4 8 4 12, इसे नाप दिया जाए ना तो 12 अंगुल का ये यू आकार की घूमी हुई नली होती है, जिसको ग्रहणी कहते हैं। इस ग्रहणी के अंदर जो लीवर है, देखो एक नली के द्वारा खुला हुआ है, और अग्न्याशय भी यहाँ खुला हुआ है, देख लीजिए दोनों, अग्न्याशय भी यहाँ खुला है और लीवर भी नली से खुला है। इस लीवर में पित्त रस बनता है जो नली के द्वारा आता है यहाँ, और अग्न्याशय में अग्न्याशयी रस बनता है। दोनों ग्रंथियाँ हैं, शरीर की बहुत बड़ी पाचक ग्रंथियाँ हैं दोनों। तो लीवर में कोई एंजाइम नहीं होता है, अग्न्याशय में एंजाइम होता है। लीवर से पित्त जो है भोजन को क्षारी करता है। आमाशय भोजन कैसा है, अम्लीय। एंजाइम की विशेषता मैं आपको बताऊंगा कि एक निश्चित एंजाइम एक निश्चित भोजन पर क्रिया करता है और निश्चित माध्यम में क्रिया करता है। कोई माध्यम अम्लीय है, कोई माध्यम क्षारीय है, तो कहीं माध्यम उदासीन है, अल्कलाइन, एसिडिक, न्यूट्रल माध्यम है। तो ये ग्रहणी हो गई लगभग 12। इसके बाद लगभग 2-2.5 मीटर तक ग्रहणी और इलियम के बीच
2.5 मीटर तक, 2.5 से 3 मीटर तक का हमने बताया पूरा 6 मीटर है। अमाशय के बाद पूरी यहाँ तक 6 मीटर है, तो उसमें 12 अंगुल तो निकाल दो, करीब करीब 12 अंगुल, 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर करीब, ये हो गया ग्रहणी युवाकार की। और उसके बाद जो बचा तो 6 मीटर तक जा रहा है ना, तो उसमें उसके बाद का लगभग 2.5 से 3 मीटर जो भाग है छोटी आंत का, वो जेजुनम है, ये खाली रहता है। जेजुनम प्राय यहाँ से पहुँच जाएगा, आगे बढ़ा दिया करता है, खाली रहता है। ऐसा जब किसी का मरने के बाद मृतक के देह को चीर फाड़ जब किया जाता है उसका इस तरह से, तो उसमें देखा गया कि जेजुनम का हिस्सा, जेजुनम इम्प्टी उसका मतलब होता है, इम्प्टी पर वहाँ उतना दूर तक खाली पाया गया। जनरली पोस्टमार्टम जो जिसको कहते हो ना, पोस्टमार्टम ऐसा देखा गया है जेजुनम। इसके बाद है दूसरा भाग में बताया जेजुनम, इसके बाद है इलियम। इनकी भीतरी दीवार में हमने बताया आंतरिक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अब इसके बाद बड़ी आंत आती है, ये चौड़ी होती है। बड़ी आंत में पाचक ग्रंथियाँ नहीं है, इसमें जल का अधिकांश अवशोषण होता है। अब बड़ी आंत और छोटी आंत जहाँ मिलती हैं देख लो, उस भाग को सीकम कहते हैं। देखो यहाँ छोटी आंत मिल रही है बड़ी आंत से ना, सीकम, ये वाला हिस्सा सीकम है। और सीकम के ठीक नीचे 2 से 2.5 इंच का अंगुली का सुधार होता है, जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। वास्तव में इसका पूरा नाम है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कृमि रूप परिशेषिका, हिंदी में कहते हैं। इसका कोई काम नहीं है, ये अवशेषी अंग है। ट्रेन में हम आप जाएंगे पढ़ाया जाएगा, अवशेषी अंग मनुष्य के शरीर में बहुत सारे पाए जाते हैं, फंक्शनलेस होते हैं, उनका कोई काम रहते हैं, कभी विकसित रहे होंगे अवशेषी अंग। इसके बाद इसको कोलन कहते हैं। कोलन है, ये ऊपर जा रहा है, इसको कहते हैं एसेंडिंग कोलन। ये क्षैतिज है, क्षैतिज कोलन। ट्रांसवर्स